Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Today we are going to discuss about the chapter electric current. Last class in electric current we have discussed about the current, concept of current and current density. Today we are going to discuss about the drift velocity. Drift velocity. देखो क्या चीज होता है ये drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होता है, मान के चलो एक कंडक्टर यहाँ पे मेरा है, एक कंडक्टर यहाँ पे मेरा है और यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आया समझ में कि नहीं? इन द absence of the electric field there is no current. In the absence of electric field, there is no current inside a conductor. हाँ कि नहीं? Why? Either the electrons are at rest or they are moving in random directions. If electrons are moving in random direction, then the net displacement or the net velocity, average velocity of free electrons is zero. देखो क्या होता है, मान के चल के एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन और ये ऐसे कुछ भी डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शंस, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं है, रैंडम डायरेक्शंस पे। तो इन सबका अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालूं, सब वेलोसिटी को ऐड करूं तो नेट वेलोसिटी मेरा जीरो आएगा। तो एक बात याद रखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो करंट इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेट वेलोसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। आइदर द इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। तो मैंने क्या किया, इन सबको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देना स्टार्ट किया। आया समझ में कि नहीं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे दिया, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को तो चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन से अब इनके ऊपर कुछ पोटेंशियल आ रहा है, कुछ पोटेंशियल आ रहे हैं। तो पोटेंशियल आने के वजह से अब इनके पास जो एनर्जी हुआ तो ये क्या हुए, इधर मूव करने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। Electrons means the negative charge carrier move in the opposite direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर आने लगे। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यही तो बात होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेरे किधर आने लगे, इधर ही आने लगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर आने लगे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर, तो करंट मेरा कैसे चलेंगे, करंट मेरा क्या ऐसे चलेंगे, अरे हाँ या ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मोशन पे एक डायरेक्शन पे आ गए। जो इनका रैंडम मोशन था, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करने से ये धीरे धीरे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, सब स्ट्रेट लाइन मोशन पे, एक ही डायरेक्शन के मोशन पे आ जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? एक ही डायरेक्शन पे चलेंगे। कभी किसी के शादी का बाराती दिखे हो, बाराती में जो डांस होता है, एग्जांपल देखो, बाराती में जो डांस होता है क्या होता है, सब रैंडम इधर उधर सा क्या करते हैं, डांस करते हैं, हाँ कि नहीं? जब वहां पे टाइम ओवर देते, मतलब 10 बजे तक हमारे परमिशन से डांस करने का, डीजे साउंड बजाने का, अब उसके बाद हो जाएगा तो पुलिस वहां पे आएगा, पुलिस आके क्या करेगा, वहां पे लाठी चार्ज करेगा। तो जब कोई मार बजेगा, पिटाई होगा उन लोगों को, वो सब क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे
एक ही लाइन से चलना शुरू करेंगे जो जो बाराती में शामिल हुए होंगे, हाँ कि नहीं, आ रहे हाँ कि नहीं। ये इसी तरह उनका डांस है, ये अपने हिसाब से डांस करते थे रैंडम मोशन। जब इनके ऊपर एक क्या हुआ, लाठी चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, तब इन सब ने क्या किया ना, एक सिंगल लाइन पे धीरे 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 चलना शुरू करेंगे। आया समझ में कि नहीं। अब ये सबके पास कुछ कुछ वेलोसिटी आ जाएंगे, कुछ कुछ वेलोसिटी आ जाएंगे, हाँ कि नहीं, डिफर होगा। आया समझ में कि नहीं, कुछ कुछ वेलोसिटी जरूर आ जाएंगे। हुआ। अब क्या होता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the average velocity of free electrons due to apply of potential difference, due to apply of potential difference is known as drift velocity। आया समझ में कि नहीं। What is drift velocity? The average velocity of the free electrons, average velocity of the free electrons किस लिए ना, due to apply of potential difference अप्लाई करने से जो उनका वेलोसिटी मिला, उसका एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया समझ में। ड्रिफ्ट होता है, आ रहा है समझ में कि नहीं, ड्रिफ्ट होके जा रहा है, ये पहले रैंडमली मूव कर था, अब ये ड्रिफ्ट होके इधर जा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना। इसी में किसी का दिक्कत है क्या, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मान के चलो कि मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन था, उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था, उसने t1 टाइम पे वेलोसिटी अचीव किया है v1, u2 t2 v2 मतलब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन से उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 था, t2 टाइम पे उसने अचीव किया है v2 का वेलोसिटी। अब u3 जो वेलोसिटी मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन का था, वो t3 टाइम पे v3 वेलोसिटी अचीव किया है। उसी तरह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसका un वेलोसिटी इनिशियली था, tn टाइम पे उसने vn वेलोसिटी अचीव किया है, और सबका एक्सीलरेशन a है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे जा रहे हैं। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। सबका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हुआ। कंसीडर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 u3 up to un। When a potential difference v is applied, then they have a final velocity of v1 v2 v0 to vn in time t1 t2 t0 to tn with a constant acceleration a। आया समझ में ना, इसमें किसी का दिक्कत है, आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैंने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन के हिसाब से vd इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एवरेज वेलोसिटी क्या है, v1 v2 v3 to vn, और उनका एवरेज मुझे लिखना है, यही तो मेरा है एवरेज का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज क्या है, v1 v2 v3 up to vn डिवाइडेड बाय n। आया समझ में कि नहीं। अच्छा, v1 के जगह क्या मैं v की जगह u प्लस at लिख सकता हूं, v1 के जगह u1 a t1, v2 के जगह u2 प्लस a इंटू t2, अब un प्लस a इंटू t का n डिवाइडेड बाई n। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाई n
प्लस ए यहां से कॉमन ले लिया, अंदर में आया T1 प्लस T2 प्लस Tn बाई एन। आया समझ में? अच्छा यहां पे देखो और एक चीज नोटिस करने की बात है, ये जो T1 प्लस T2 प्लस Tn ये क्या होता है? टाइम विथ सक्सेसिव टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉलिजन्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था और ये चाहे तो वॉल पे कोलाइड हो सकता है या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलाइड हो सकता है। तो T1 और T2 जो है, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आया है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आया है, हाँ कि नहीं? समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूं? ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आया है, तो वहां पे क्या होगा? कोई कॉलिजन होगा। तो यही तो T1 है, जो टाइम में उसने आगे बढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के कहां गया? कोई और एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ है, उसको एनर्जी दिया है, वो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही तो होता है ना, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, अब यहां पे आया T1 टाइम में और ये यहां पे गया। आया समझ में कि नहीं? तो ये जो T1 T2 है, T1 T2 जो होता है, इसका जो एवरेज आएगा, ये क्या है? एवरेज टर्म है। ये जो एवरेज आएगा इसको हम बोल रहे हैं, दिखाता हूं, थोड़ा दिखाता हूं, रुको। Vd इक्वल टू ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन का क्या है? जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन का क्या है? जीरो है। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगा, प्लस ए इंटू ये जो टर्म है, ये उसको हम लिखते हैं टाउ। बोलता हूं टाउ क्या होता है। तो यहां पे मैंने लिखा Vd इक्वल टू ए इंटू टाउ, वेयर टाउ इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आया समझ में कि नहीं? तो टाउ इक्वल टू क्या बन गया मेरा? रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। इक्वल टू मैं लिख लेता हूं यहां पे, कोई दिक्कत तब तो नहीं हो। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? आया समझ में? रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। मतलब यहां से यहां तक होता है, एवरेज टाइम निकल गया, दो कॉलिजन के बीच के जो टाइम आएगा एवरेज टाइम, ये यहां से टकराया, ये यहां से टकराया, जो कॉलिजन का टाइम में जो आएगा उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसका ऑर्डर्स क्या होते हैं? इसका वैल्यूज क्या किसमें आएगा? 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस, बहुत छोटा सा टाइम होता है, बहुत छोटा सा टाइम होता है। आया समझ में यहां तक? ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या यहाँ पे? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? हो गया? आगे बढ़े। Vd equal to a tau, tau equal to the average time interval between the two successive collisions, that is 10 to the power minus 14 सेकेंड। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? अरे हाँ कि नहीं? क्या हुआ है यहाँ पे? और एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। पहले मेरा एक्सटर्नल अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, absence of electric field मतलब जीरो करंट, हाँ कि नहीं? करंट ही नहीं था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ, तो वहां पे करंट आया, हाँ कि नहीं? यही तो बात है, करंट मेरा आया। कैसे आया? यहां से मैंने पोटेंशियल दिया, हाँ कि नहीं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चलना शुरू किया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रैंडम मोशन पे थे, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने क्या किया ना, एक स्ट्रेट लाइन मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चलना शुरू किया। आया समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो रैंडम मोशन पे थे, यहां पे मैं लिख रहा हूं
जब ये लोग रैंडम मोशन में थे, तो इनका वेलोसिटी जो था इलेक्ट्रॉन का 10⁵ मीटर पर सेकंड में था। रैंडम मोशन पे जब इलेक्ट्रॉन्स थे, इनका जो वेलोसिटी था 10⁵ मीटर पर सेकंड में था। जब ये ड्रिफ्ट मोशन पे आए तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, तो इनका जो वेलोसिटी है बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखो कितना छोटा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड, जो रैंडम मोशन में थे, बहुत फास्ट चल रहे। अब ये ड्रिफ्ट मोशन मतलब स्लो करके चलेंगे। वाह, तो ड्रिफ्ट मोशन पे आएंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये दोनों भी नोट डाउन कर लो, कभी कभी एग्जाम पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। चलो लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। जो Vd इक्वल टू ए टाउ था, मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू F/m, A इक्वल टू F/m। अब F के जगह मैं लिख सकता हूं -E इंटू ई, लिख सकता हूं कि नहीं? F इक्वल टू क्या है, Q इंटू ई। यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और E है, तो -E इंटू ई बाई एम। आया समझ में कि नहीं? तो ये मेरा क्या बन गया, A। तो A ये वेक्टोरिकली बना है, अब इसको मैग्नीट्यूड में लिखूं तो सिंपली मैं लिख सकता हूं E बाई एम। अरे हाँ या ना, A इक्वल टू क्या मैं E बाई एम में लिख सकता हूं, अरे हाँ या नहीं? अब मेरा Vd इक्वल टू क्या है, A इंटू टाउ, Vd में वेक्टर दो, A में वेक्टर दो। A का वेक्टर है ये वाला -E वेक्टर बाई एम इंटू टाउ। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, यहां तक लिख लो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। अरे हाँ या ना? अब आगे बढ़ते हैं और एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा। ये जो कंडक्टर हमने लिए हैं, मान के चलो कि इसका लेंथ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2 लाइन, लेंथ ऑफ कंडक्टर इक्वल टू L, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू A, ऐसा समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का दिक्कत है बोलो। अब इसको लेंथ जो है L को, मैंने यहां से यहां तक लेंथ को L ले लिया है मानो। अब यहां से यहां तक लेंथ में मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जा रहा है। लेंथ इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। कितना लेंथ होता है, इलेक्ट्रॉन ने जो लेंथ ट्रैवल किया है वो वेलोसिटी इंटू टाइम तो होगा। तो क्या मैं L इक्वल टू Vd इंटू टाइम लिख सकता हूं? L इक्वल टू Vd इंटू टाइम लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। अब मैं क्या किया, स्मॉल n को एक कंसीडर, मैंने स्मॉल n को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने लिखा। स्मॉल n इक्वल टू क्या है मेरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल N ले लो, वाई वॉल्यूम कर लो। अब n बाई वॉल्यूम्स मेरा क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कैपिटल N इक्वल टू n इंटू एरिया इंटू लेंथ के जगह Vd इंटू T लिख सकता हूं। सोचो जरा, दिखो अच्छी तरह से। अरे हाँ कि नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू n क्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जाता हूँ। लिख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। कहां से मिटाएंगे, यहीं से मिटाते हैं। अब आएगा क्या,
ना मुझे क्या निकालना है, करंट। करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी टाइम पे मेरा करंट पास करना चाहिए। अब Q के जगह मुझे चार्ज क्वांटाइजेशन पे पता है N इंटू ई, Q इक्वल टू N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, आ रहे हाँ या ना, बाई टी। N के जगह मैं लिख सकता हूं N A V D इंटू टी बाई टी। अब E आया N A V D बाई टी, V D T बाई टी इंटू ई, अब ये I आ गया, अब T टे T कैंसिल हो गया तो मेरा I आ गया N E A V D। इंपोर्टेंट डेरिवेशंस, ये बार बार 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ रहा है। डिराइव रिलेशंस बिटवीन करंट एंड रिप्रोड्यूसिव, बार बार एग्जाम पे आएगा, डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिप्रोड्यूसिव, NEAVD। इतना तक ही तुमको करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करो, कॉन्सेप्ट यूज करके ये फॉर्मूला निकालो, फिर उसके बाद VD को जो मैंने लिखा है एक टाउ उसमें लिखो, और ये वाला भी लिखो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहां तक लिखो यहाँ पे, और फिर करंट को निकालो, NEAVD। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना, हो गया। चलो स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लो, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो VD का वैल्यूज था, मेरा VD का वैल्यूज क्या था, एक टाउ था, ए के जगह हम क्या लिखे थे, E बाई एम, यही तो लिखे थे ना, E बाई एम इंटू टाउ, E बाई एम इंटू टाउ, यही लिखे थे। ये VD का वैल्यू यहाँ पे डाल, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लेके मैं बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो क्या आ गया, I इक्वल टू NEA, VD के जगह E टाउ बाई एम, E टाउ बाई एम। आया कि नहीं समझ में, आ रहे हाँ या ना। अब क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, N E का स्क्वायर A बाई एम टाउ, E के जगह V बाई L लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये पोटेंशियल V के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, कितने लेंथ पे ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L पे। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। अब ये पोटेंशियल है, ये करंट है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं V इक्वल टू, ये वाले सब यहां पे लिख लेता हूं, I इंटू एम एल बाई ए स्क्वायर N टाउ। देखो अच्छी तरह से, M इंटू एल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, M इंटू एल ए स्क्वायर N टाउ लिख लिया। M कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी कांस्टेंट है, डिजिट है, टाउ इज द रिलैक्सेशन रेट वो भी कांस्टेंट है। तो सारे चीज कांस्टेंट है, तो मैं एक दूसरा कांस्टेंट लिख लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं R, कैपिटल R इंटू I। ये R क्या है, अब मजा आएगा, ये R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आया समझ में, क्या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यही तो मेरा ओम्स लॉ है, यही तो मेरा ओम्स लॉ है। आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, दिखाता हूं, थोड़ा दिखाता हूं, मिटाता हूं ये वाला चीज। V इक्वल टू RI, याद आ रहा है, ये ओम्स लॉ मेरा है, वहां V इक्वल टू RI, where R इक्वल टू ML बाई A स्क्वायर N टाउ। आया समझ में, ये वाला है रेजिस्टेंस, R इक्वल टू क्या है मेरा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आया समझ में कि नहीं, ना इसी में किसी का दिक्कत है, R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दिस इज ओम्स लॉ। क्वेश्चंस ये आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस, डिराइव ओम्स लॉ बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पूरा शुरू से यहां तक करना है तुमको। तो ओम्स लॉ क्या बोला, ओम्स लॉ बोला एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर पे नहीं होगा, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature current varies, at a particular temperature current varies with the vary of potential। हाँ, तो ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ बोल रहा है, ओम्स लॉ, इसी से ही हम ओम्स लॉ को डिराइव किए,
क्या बोल रहा है, at a particular temperature the current flowing through a conductor, is directly proportional to the, क्यों करंट आया, पोटेंशियल डिफरेंस, to the potential difference applied across the two ends of the conductor. Across the two ends of the conductor at a particular temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the two ends of the conductor. करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होने से करंट भी इंक्रीज होता है। आया समझ में? यही मेरा ओम्स लॉ है, यही मेरा ओम्स लॉ है। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अच्छा अब देखो और क्या आता है ये ओम्स लॉ से, जब हम ग्राफ बनाएंगे ओम्स लॉ का, वो V इक्वल टू RI जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये मेरा I है, ये मेरा V है, पूरा डायरेक्ट रिलेशन है, V इक्वल टू RI ना, रिलेशन क्या है, V इक्वल टू RI। तो यही मेरा पूरा जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्लोप मेरा क्या देगा, स्लोप इक्वल टू I बाई V, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस। आया समझ में कि नहीं? स्लोप इक्वल टू क्या देगा, 1 बाई रेजिस्टेंस। आ रहा है समझ में? अरे R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू V बाई I तो है ना, R का वैल्यू V बाई I है, तो मेरा I बाई V क्या देगा, रेजिस्टेंस दे 1 बाई रेजिस्टेंस देगा। क्यों मैंने V एक्स एक्सिस पे लिया ना, V इंडिपेंडेंट, V देने से करंट फ्लो होता है, आया समझ में? ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू ओमिक कंडक्टर, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। इंसुलेटर इज ए नॉन ओमिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट इसको अप्लाई नहीं हो सकता, नॉन ओमिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, सेमी कंडक्टर, इसको ओम्स लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? ओमिक कंडक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, नॉन ओमिक को नहीं, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस को नहीं, सेमी कंडक्टर को नहीं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी सॉल्यूशंस ले लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस ले लो, वहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, मगर स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से तुम स्लोप निकाल सकते हैं। मान के चलो कि I बाई V का ग्राफ कोई भी सब्सटेंस के लिए ऐसे बना, स्ट्रेट लाइन नहीं बना, कर्व बना, तो क्या मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट का स्लोप नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ यार, हो जाएगा। वो बात नहीं, वो हो जाएगा, वो बाद में दिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रेजिस्टेंस पार्ट को थोड़ा आते हैं। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यहां तक हो गया। अब रेजिस्टेंस पार्ट को थोड़ा आते हैं। मिटाने जा रहा हूं, ये मैंने सब मिटाने जा रहा हूं। क्या था मेरा फॉर्मूला? मेरा फॉर्मूला था R इक्वल टू एम एल बाई ए ई का स्क्वायर एन का टाउ। ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये फॉर्मूला में क्या मैं ये बोल सकता हूँ कोई पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए लेंथ और एरिया कांस्टेंट होगा?
हाँ कि नहीं? मगर अगर मैंने कंडक्टर चेंज कर लिया, कंडक्टर मैंने क्या किया, चेंज कर लिया, तो कंडक्टर चेंज करने से लेंथ और एरिया वेरी कर सकता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर, for different types of conductor, length and area and or the shape and size of the conductor can change, हाँ कि नहीं? For different types of conductor, shape and size of the conductor can be changed, can be changed. Shape and size of the conductor can be changed. आया समझ में? तो शेप एंड साइज चेंज हुआ तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, आर इक्वल टू एम बाई स्क्वायर एन टाउ को एक दूसरा पार्ट बना लेता हूं, लेंथ और एरिया मेरा वेरी कर सकता है, मगर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी क्या है यहाँ रिलैक्सेशन, ये कभी भी वेरी नहीं कर सकता। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू, इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया रो इंटू एल बाई ए, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो रो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, रो यहाँ पे क्या बन गया, वेयर रो इक्वल टू एम बाई स्क्वायर एन टाउ, एम इक्वल टू स्क्वायर एन टाउ, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। आया समझ में? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, एक मैटेरियल प्रॉपर्टीज है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इंटू ए बाई एल। रेजिस्टिविटी का क्या है, मैटेरियल प्रॉपर्टीज। रेजिस्टिविटी क्या एक चीज है, मैटेरियल। डिफरेंट मैटेरियल चेंज करोगे तो मेरा रेजिस्टिविटी वेरी करेगा, वरना एक मैटेरियल के लिए जो लेंथ जो एरिया तुम वहां पे ले लो, रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगा, रेजिस्टिविटी रिमेन कांस्टेंट। आया समझ में? यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इट्स ए मैटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज ए मैटेरियल प्रॉपर्टी। आया समझ में? मैटेरियल चेंज करोगे तो मेरा रेजिस्टिविटी चेंज होगा, वरना रेजिस्टिविटी वही का वही रहेगा। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, अरे आ रहा है समझ में, ना इसी में किसी का दिक्कत है। आया समझ में? अब रेजिस्टेंस का यूनिट में क्या लिखूंगा, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, एसआई में हुआ। तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, दैट इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। आया? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। अब इसका यूनिट तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओम का सिंबल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। आया यहां तक समझ में? ना इसी में किसी का डाउट है? चलो लिख लो, ये वाला सारे चीज लिख लो, ये वाला सारे चीज लिख लो। कंडक्टर का, एक ही कंडक्टर का शेप एंड साइज जो भी हो, एक कंडक्टर का शेप एंड, तुम उसको सर्कल बनाओ या फिर उसको स्क्वायर बनाओ, एक कंडक्टर को जो भी बनाओ, मेरा रेजिस्टिविटी वही रहेगा। रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। बट अगर वहां पे तुमने कंडक्टर चेंज किया, मतलब मटेरियल चेंज किया, तो रेजिस्टिविटी मेरा वेरी करेगा। चलो ये लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं, लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मिटाने जा रहा हूं। एक नया चीज मतलब उसी में आते छोटे छोटे बिट्स में बोल रहा हूं। एक आता है कंडक्टेंस। क्या आता है, कंडक्टेंस। क्या होता है ये वाला कंडक्टेंस? का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आता है ये वाला, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हुआ? तो इसका मतलब कंडक्टेंस को हम जी में रिप्रेजेंट करते, किसमें, जी में, इक्वल टू 1/r, जी इक्वल टू 1/r। ऐसा समझ में कि नहीं? तो इसका जो यूनिट आएगा एसआई पे क्या आएगा, ओम इनवर्स इसको लिख सकते हो, या फिर मो लिख सकते हो, या फिर सीमेन भी लिख सकते हो, या फिर उसको एस से लिख सकते हो।
ओम इनवर्स मोह सीमेन इस तरह भी लिख सकते हो। आया समझ में? ये है मेरा कंडक्टेंस का यूनिट। अब आता है कोई नया चीज, कंडक्टिविटी। क्या आता है? कंडक्टिविटी। अच्छा, अब छोटे चीज देखो, जो रेजिस्टेंस वो क्या होता है? वो करंट को अलाउ नहीं करता, एक ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टीज है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी, इट इज ए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। रेजिस्टेंस का फिजिकल क्वांटिटी है, दिखेंगे सारी चीज दिखेंगे। रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, मगर उसका काम क्या होता है? इट ऑब्स्ट्रक्ट्स, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा समझ में? रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। यही डिफरेंट होता है। रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो जाता है? कंडक्टेंस। आया? रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। आया समझ में? उसी तरह रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का भी वही है। आया? एक तुमको दिया जाएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालो, कंडक्टेंस का डायमेंशन निकालो, रेजिस्टिविटी का भी डायमेंशन निकालो। ये तुमको दिया जाएगा। वाह, अब मैं इसको बोल देता हूं, उसके बाद कंडक्टिविटी का भी डायमेंशन तुमको निकालना पड़ेगा। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट, इसको रो बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, 1 बाई रो का वैल्यूज है आर इंटू रो इक्वल टू क्या बन जाएगा? आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। तो यहां पे क्या बन जाएगा? ए बाई आर इंटू एल। ऐसा समझ में कि नहीं? इसको और भी क्या चीज से हम लिख सकते हैं ना, 1 बाई आर इक्वल टू जी इंटू ए, सॉरी यहाँ पे एल बाई ए, एल बाई ए जी इंटू एल बाई ए। आया समझ में? ये है मेरा सिग्मा का फॉर्मूला। डिफरेंट टर्म से लिख सकता हूं। और इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा ना, इसका यूनिट आएगा ओम इनवर्स रो का यूनिट। रो का यूनिट क्या है? ओम है। चलिए, रो का यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर। तो इसका आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। है समझ में? या फिर हम लिख सकते हैं मो इंटू मीटर इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं सीमेन इंटू मीटर इनवर्स, या फिर लिख सकते हो इस तरह। आया समझ में? ये नहीं, ये सारे चीज इसका यूनिट बन सकते हैं। ये सबका तुमको डायमेंशन निकालना है। सबका फॉर्मूला से पुट करो, डायमेंशन निकल जाएगा। एक हिंट मैं तुमको दे रहा हूं, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए V बाई आई का फॉर्मूला यूज करो। आया समझ में? V का फॉर्मूला यूज करना W बाई क्यू, और I तो I यहाँ पे है। आया समझ में? W का डायमेंशन पता है, Q का डायमेंशन पता है, I का डायमेंशन भी पता है। W का है M1 L2 T-2 वाट का, Q का है A1 T1, करंट का है A1। आया, निकल गया। तो R का डायमेंशन मुझे मिला M1 L2 T-3 A-2। आया समझ में? यही वाला R का डायमेंशन, तो सारी चीज तुम्हारा निकल जाएगा। डायमेंशंस में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि काउंसिल के बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से आएगा। वाह, तो इसको लिख लेना जरा सा। वाह, तो सारी चीज लिख लो। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं थोड़ा सा। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं थोड़ा सा। एक रिलेशंस मैंने पाया था, I इक्वल टू NEAVD। क्या मैं यहां से I बाई ए लिख सकता हूं NEVD? अरे हाँ या ना? तो I बाई ए का फॉर्मूला है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज इक्वल टू J करंट डेंसिटी। यही मेरा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन current density and drip velocity, relation between current density and drip velocity, J equal to NEVD। आया समझ में? अरे हाँ या ना? कोई क्वेश्चन आता है, derive the relation between J, current density, conductivity and electric field, current density, conductivity and electric field। आया समझ में? यही रिलेशन से आओ।
कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो, J इक्वल टू मैंने पाया NEVD, J इक्वल टू मैंने पाया NEVD, आया समझ में कि नहीं? क्या मैं यहां से VD की जगह जो मेरा फॉर्मूला आया था पहले वाले में E बाई M इंटू टाउ लिख सकता हूं, N इंटू E यही मैं लिख सकता हूं, आ रहे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं, यही मेरा J है, तो J इक्वल टू मैंने पाया NE स्क्वायर E बाई M इंटू टाउ। क्या मैं एक फॉर्मूला यहां पे लिख सकता हूं? आ रहे हाँ या ना? क्या मैं लिख सकता हूं? चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। रो का वैल्यू क्या मुझे मिला था? रो का वैल्यू पता नहीं, रो का वैल्यू मुझे मिला था R इंटू A बाई L, यही मुझे मिला था, हाँ कि नहीं? अब R का वैल्यू है M स्क्वायर, R का वैल्यू है ML बाई ML बाई N स्क्वायर ए टाउ, R का वैल्यू यही था, हाँ कि नहीं? ओह सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया, डायरेक्ट रो का वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट रो का वैल्यू पुट कर दो। रो का वैल्यू है M बाई N स्क्वायर टाउ, यही तो मुझे मिला था ना? अरे R इक्वल टू मुझे मिला था ML बाई N स्क्वायर ए टाउ, यहां से ऐसे कर लो, M बाई N स्क्वायर टाउ, M बाई N स्क्वायर टाउ, यही तो मेरा रो है, अरे हाँ या ना? यही तो मेरा रो है, इसे मिटा दो। तो ये जब रो बनेगा तो सिग्मा क्या बनेगा? 1 बाई रो, तो इसको ऊपर ले जाओ, N स्क्वायर टाउ बाई M, देखो इधर N स्क्वायर टाउ बाई M इधर है या नहीं? अरे है या नहीं? N स्क्वायर टाउ बाई M, तो मेरा J इक्वल टू क्या बनेगा? N स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E, यही मेरा सिग्मा बनेगा, सिग्मा इंटू ई, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? तो J का वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई का वेक्टर मैं लिख सकता हूं, और यहां पे भी मैं लिख सकता हूं J इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं? देखो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में मैंने डिफरेंट टाइप का रिलेशंस भी डिराइव कर लिया, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में मैंने डिफरेंट रिलेशंस को डिराइव कर लिया। आया समझ में? तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन J सिग्मा ई बोले तो यहां तक लिखना है तुमको, हो गया? तो ये भी 3 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चंस में आता है। I इक्वल टू NEAVD, J इक्वल टू सिग्मा ई, यही दो रिलेशन है जो यहां से पूछते हैं। अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चंस क्या बन सकता है। 3 चीज मैं दिखाऊंगा, एक है चार्ज, सॉरी 4 चीज दिखाऊंगा, चार्ज, एक है करंट डेंसिटी, सॉरी 3 चीज दिखाऊंगा, चार्ज, करंट डेंसिटी, एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया समझ में कि नहीं? ये 3 चीज दिखाओ। वो क्या देता है, एक ही कंडक्टर में मान के चलो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कंडक्टर कुछ ऐसे है, ऐसे है, तो यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहां पे वही नहीं है, तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। वो बोल रहा है, अच्छा करंट भी एक है, सॉरी 4 चीज में बोल रहा था, चार्ज, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है? क्वेश्चन आएगा, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हाट अबाउट दिस? मतलब चार्ज क्या होगा? चार्ज रिमेन कांस्टेंट और चार्ज विल वेरी। इसका ऐसे ही आंसर है, हमने पढ़ा है the amount of charge enter in a junction is equal to amount of charge leaving the junction। मतलब जितना चार्ज कंडक्टर में एंट्री करेगा उतना चार्ज कंडक्टर को लीव करेगा, whatever may be the cross sectional area। समझ में आ रहा है? वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आया समझ में कि नहीं? तो चार्ज मेरा क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट,
कांस्टेंट। आया समझ में, रिमेन कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट हुआ तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो चार्ज कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, करंट डेंसिटी सॉरी करंट भी कांस्टेंट आ जाएगा, करंट भी कांस्टेंट आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, नहीं है इसका, लिख लिए हो, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। J इक्वल टू एनी वीडी, J इक्वल टू एनी वीडी, करंट डेंसिटी के पास आते हैं। करंट डेंसिटी मैंने क्या बोला, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई A। है समझ में, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ कि नहीं। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा तो करंट डेंसिटी मेरा वेरी करेगा, करंट वेरी नहीं करेगा। एक अच्छा सा पॉइंट है, याद रखो, करंट मेरा वेरी नहीं करेगा, एरिया वेरी करता है, इसीलिए करंट डेंसिटी मेरा वेरी करता है। आया समझ में, करंट डेंसिटी विल वेरी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो करंट डेंसिटी चेंज, करंट डेंसिटी विल चेंज, करंट डेंसिटी चेंज होगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट डेंसिटी विल चेंज, करंट डेंसिटी विल चेंज बट करंट रिमेन कांस्टेंट, करंट रिमेन कांस्टेंट। आया समझ में ना, इसी में कोई दिक्कत वाली बात है, इसी में कोई दिक्कत वाली बात है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, यहीं से फॉर्मूला में लिख सकता हूं Vd इक्वल टू J बाई एनी, कि नहीं लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना, Vd इक्वल टू J बाई एनी में लिख सकता हूं, ठीक ठाक है ना, ठीक है, Vd इक्वल टू J बाई एनी में लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना। एक छोटा सा चीज लिखो, मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूं, J को I बाई ए एन ई लिख सकता हूं। क्यों लिखा, क्यों लिखा, Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, क्योंकि करंट रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट। आया समझ में कि नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो Vd किसके साथ वेरी करेगा, A के साथ वेरी करेगा। Vd किसके साथ वेरी करेगा, A के साथ वेरी करेगा। अब एरिया छोटा इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ तो करंट डेंसिटी विल डिक्रीज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा। So the electrons move slower, electrons move slower for a larger cross-sectional area. Electrons move slower for a larger cross-sectional area, and electrons will move faster for smaller cross-sectional area. छोटा cross-sectional area हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा ज्यादा हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा ज्यादा हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मैंने दिखा दिया, कैसे चेंज होगा मैंने दिखा दिया। ऐसा समझ में कि नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगा फॉर लो क्रॉस सेक्शन एरिया, लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, लार्ज वेलोसिटी, लार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, large drift velocity. For low cross sectional area it has a large drift velocity. For high cross sectional area large velocity के साथ इसका आ जाएगा small drift velocity। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना, आ गया। चलो और एक आखिरी चीज है, आखिरी चीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होगा, इट इज इंडिपेंडेंट,
इट इज ए मैटेरियल प्रॉपर्टी, ये मैटेरियल प्रॉपर्टी है, मैटेरियल का वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, मैटेरियल प्रॉपर्टी। सो इट इज इंडिपेंडेंट, किसके लिए इंडिपेंडेंट? ना क्रॉस सेक्शनल, फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल इट इज इंडिपेंडेंट, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक मैटेरियल प्रॉपर्टी है। आया समझ में? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके जो छोटे छोटे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, मैंने तुमको दिखा दिया, हाँ कि नहीं? और रेजिस्टेंस क्या क्या कैसे कैसे वेरी करता है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करने से भी मैंने दिखा दिया, हो गया। तो रेजिस्टेंस करंट को ऑपोज करता है, कंडक्टेंस अलाउ करता है, ये सब दिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, और उसका कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। वाह, आज के लिए इतना ही। अगर आज के क्लास में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई नया चीज के साथ।